Hello, my dear friends. Very good afternoon to all of you. Welcome to Career Well. So guys, हम लोग पढ़ रहे थे फ्रिक्शन, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और एक हम लोग ले आएंगे। नमस्ते, पानी रख दो। तो गाइस, एक बार सभी लोग आ जाएं वापस और कमेंट करें कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है बिना कोई रुकावट के, खेद के, खलल के। तो आज के सेशन का आगाज होगा, शुभारंभ होगा। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? मनीष गुप्ता कह रहे हैं कि सर आपकी साइंस की प्रैक्टिस वाली क्लास नहीं चल रही है। ऐप पे एक बार बताएंगे, ऐप पे चल रही है या नहीं चल रही है? एक बार चेक करना आकाश, तो ऐप पे अपलोड हुई है प्रैक्टिस वाली क्लास, उसका क्या स्टेटस है? वाईटी पे जो चलती थी ना, वो जो ऐप पे अपलोड हो रही है, उसको मैं चेक करवा लेता हूँ, घबराइए मत। एकता गिरी हमारे साथ हैं, रागनी हमारे साथ हैं, सुमिता हमारे साथ हैं, शालिनी पाल हैं, वेदिका चौधरी हैं। तो सभी का स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल है आज के सेशन में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है कि फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है ना। मतलब कहने का मतलब है कि विरोधी बल है जो मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। और फ्रिक्शन, जैसे इधर मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को इधर पुश करना चाह रहे हो, तो अगर ये आपके द्वारा लगाया गया बल फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो इस दिशा में मूव करेगा। तो बॉडी जब किसी दिशा में मूव करती है तो उसके विपरीत दिशा में बल लगता है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो फ्रिक्शन के अपने फायदे हैं और फ्रिक्शन के अपने नुकसान भी हैं। सो इनको नेसेसरी एविल कहा जाता है ना। नेसेसरी एविल यानी मतलब नुकसानदायक है लेकिन आवश्यक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान तो पहुंचाते हैं लेकिन उसके बिना हमारा काम भी नहीं चलता है। हमें दुख भी पहुंचाते हैं और उसके बिना हमारा मन भी नहीं लगता, उसके बिना हमारा काम भी नहीं चल पाता। यही नेसेसरी एविल है। और फ्रिक्शन जो है वो हर जगह होती है। फ्रिक्शन को रिड्यूस तो किया जा सकता है लेकिन उसे कंप्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के क्या क्या तरीके हैं, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो फ्रिक्शन के क्या क्या अच्छे परिणाम होते हैं वो हम लोगों ने देखा कि अगर फ्रिक्शन ना होता, तो भाई फ्रिक्शन के द्वारा जहां पे हमें हीट उत्पन्न करनी होती है वो नहीं होती, चलने में मदद नहीं होती, हम चल नहीं पाते, लिख नहीं पाते। चल रही है ना? हाँ, वो क्लास चल रही है। माय डियर फ्रेंड्स, और हम लोग दीवार के सहारे कभी कुछ चीज ऐसे टिका नहीं पाते, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं हम लोग। उसके अलावा हम लोग लिख नहीं सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे। ये सारे जो एडवांटेजेस हैं वो हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि फ्रिक्शन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब क्या क्या नुकसानात हैं, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम आती है फ्रिक्शन से, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जैसे फ्रिक्शन ना होता तो माचिस से आग नहीं लगा पाते, आप ड्राइव नहीं कर पाते, चल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, है ना। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए देखा होगा प्लेयर्स के जो शूज होते हैं उसमें एक स्पाइक्स रहते हैं ताकि वो ग्रिप अच्छी हो और फ्रिक्शन ज्यादा हो। नाउ डिसएडवांटेजेस यानी फ्रिक्शन के नुकसान हम देखने वाले हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे कोई भी मशीन है, वो मशीन चल रही है तो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से उस मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाती है ना, उसकी ताकत कम हो जाती है और बहुत सारा एनर्जी का जो लॉस है वो हीट के फॉर्म में हो जाता है। तो लिखा है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, फ्रिक्शन की वजह से ऊष्मा उत्पन्न होती है, विच में डैमेज मशीन्स, जो मशीन को भी डैमेज कर रहा होता है। मशीन के पार्ट्स में पार्ट्स घिस जाते हैं, वियर एंड टियर हो जाता है और एनर्जी का वेस्टेज होता है। बहुत सारी एनर्जी ऊष्मा के तौर पे खत्म हो जाती है। तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है जो मशीनों को नुकसान पहुंचा सकती है और ऊर्जा की बर्बादी का कारण भी बन सकती है। फ्रिक्शन रिजल्ट्स इन द वियर एंड टियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना।
घर्षण के कारण वस्तुओं में घिसावट होती है। उदाहरण के लिए मशीन के चलने वाले हिस्से, कार के टायर, जूतों के जो तले होते हैं वो घिस जाते हैं। आपने देखा होगा फ्रिक्शन की वजह से। आपने देखा होगा फ्रिक्शन की वजह से जो मतलब कार में ब्रेक शूज वगैरह होते हैं, या बाइक में जो ब्रेक शूज होते हैं, और साइकिल वगैरह में जो होते हैं वो घिस जाते हैं। तो ये फ्रिक्शन के नुकसान है ये सब चीजों से। तो घर्षण के कारण वस्तुओं में घिसावट होती है। उदाहरण के लिए मशीन के चलने वाले जो हिस्से हैं, कार के टायर हैं, जूतों के तले हैं, वो घिस जाते हैं। तो ये सब नुकसानात हैं इसके, है ना। ये सब डिसएडवांटेजेस हैं, है ना, नुकसान हैं। तो इसको नोट करेंगे, क्वेश्चन यहां से रहेगा। निहारिका बिल्कुल, रेणु यादव कह रही है लुब्रिकेंट अप्लाई करेंगे, ग्रीस अप्लाई करेंगे। क्या बात है, वेरी गुड विनीत। नेक्स्ट है कि फ्रिक्शन जो है वो गति का क्या करता है, प्रतिरोध करता है, गति का विरोध करता है। फ्रिक्शन की वजह से स्पीड कम होती है। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ही ज्यादा आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। जैसे आप स्मूथ सरफेस पे साइकिल चला रहे हैं, आपको कम ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन रफ सरफेस है, उबड़ खाबड़ जगह है, तो ज्यादा आपको बल लगाना पड़ता है, ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज्यादा जोर आजमाइश करनी होती है। द कॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर, आपने देखा होगा कि जंगलों में कभी कभी आग लग जाती है। जंगलों में जब हवाएं चलती हैं तो तना इस तरह से आपस में रगड़ खाते हैं, और उसकी वजह से क्या होती है, फायर प्रोड्यूस होती है, और फिर जंगलों में आग लग जाती है। द कॉज ऑफ फायर फॉरेस्ट इज द फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रीज ब्रांचेस। वन में आग लगने का कारण पेड़ों की शाखाओं के बीच क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से आग पैदा होना और फिर आग लग जाना होता है। प्रोडक्शन ऑफ नॉइज इन मशीन ड्यू टू फ्रिक्शन, मशीनों में जो शोर पैदा होता है, जो मतलब ध्वनि उत्पन्न होती है, जो नॉइज प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह भी फ्रिक्शन ही होती है। फ्रिक्शन ना हो तो ये मशीनों में जो शोर हुआ करता है वो ना हो, है ना। और जिसकी वजह से मशीनों में ज्यादा फ्यूल कंजप्शन होता है ना। तो ज्यादा फ्यूल कंजप्शन जो होता है वो इसी की वजह से होता है। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है हीट के फॉर्म में। बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है मशीन के पार्ट्स को, है ना, इंजन को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है ना। नमस्कार। ठीक है जी, सना कौसर शेख, शुक्रिया आपका। साक्षी, निहारिका, नागेश्वर प्रसाद, रेणु यादव, समझ में आ रही है बातें। रानी कुमारी, जा रही है आवाज। चलिए, तो ये अच्छी बातें हैं और कुछ खराब बातें भी है। तो फ्रिक्शन हमें नुकसान तो पहुंचाते हैं, लेकिन फ्रिक्शन के बिना हमारा काम भी नहीं चलता। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिससे हमें तकलीफ तो होती है, पर उसके बिना हमारा मन भी नहीं लगता, उसके बिना हमारा काम भी नहीं चलता। वैसा ही है फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन से तो नुकसान है, पर इसके बिना हमारा काम नहीं चल पाता। ठीक है जी। चलिए, तो ये सब पॉइंट्स नोट करेंगे। फॉरेस्ट फायर की जो वजह होती है वो फ्रिक्शन हुआ करती है ना। तो ये आपने देखा कि भाई आपको फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा बल लगाना पड़ता है, और आपने देखा होगा कि जूतों के सोल्स घिस जाते हैं, कार ट्रक के टायर घिस जाते हैं। और आपने देखा होगा कि इन फ्रिक्शन की वजह से नॉइज प्रोड्यूस होती है। जंगलों में आग लगने का कारण जो है वो तना के बीच फ्रिक्शन है ना। तो ये सब मतलब इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इसके नुकसानात हैं, इसके मतलब हानियां हैं। ये हम लोग देख चुके हैं। नाउ अब हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करें, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के तरीके क्या क्या हैं, क्या क्या कौन कौन से तरीके हम इख्तियार करें कि फ्रिक्शन जो है वो हमारा खत्म हो जाए।
खत्म तो नहीं कर सकते। देखो फ्रिक्शन को हम कंप्लीटली वैनिश नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, बस उसे रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। फ्रिक्शन को पूरी तरह से वैनिश नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, बस उसको रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो वही लिखा है वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, खत्म नहीं कर सकते फ्रिक्शन को कभी भी आप पूरी तरह से। तो घर्षण को कम करने के उपाय, घर्षण को कम करने के तरीके, या क्या बोल सकते हैं, तरीके या उपाय कह सकते हैं, है ना। तो पहला है कि हमें वही फ्रिक्शन को कम करने के लिए ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, स्नेहक पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए, यूज करना चाहिए। तो पहला है कि हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं आप समझते हैं? ल्यूब्रिकेंट्स, स्नेहक बोलते हैं हिंदी में इसको। ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस, वो पदार्थ जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, वो सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को यानी घर्षण को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। फ्रिक्शन को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ल्यूब्रिकेंट्स कहते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ल्यूब्रिकेंट्स कहते हैं। वह जो फ्रिक्शन को क्या कर रहे होते हैं? कम कर रहे होते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है? ल्यूब्रिकेंट्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ना, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गए, है ना, ग्रीस हो गया, ये सब कहलाते हैं ल्यूब्रिकेंट्स। तो हमें ल्यूब्रिकेंट्स का क्या करना चाहिए? इस्तेमाल करना चाहिए। और ल्यूब्रिकेंट्स अप्लाई करने के प्रोसेस को, है ना, स्नेहक लगाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ल्यूब्रिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूब्रिकेशन, है ना, ल्यूब्रिकेशन बोलते हैं। तो कोई मशीन है, मशीन के पार्ट्स हैं, उस पर फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम ल्यूब्रिकेंट्स अप्लाई करते हैं। इस प्रोसेस को ल्यूब्रिकेशन बोला जाता है। तो पहला तरीका है कि भाई ल्यूब्रिकेंट्स का अप्लाई करना चाहिए फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। सो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज ल्यूब्रिकेशन, स्नेहन क्या है, ल्यूब्रिकेशन क्या है, व्हाट इज ल्यूब्रिकेशन? द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ल्यूब्रिकेंट्स टू मशीन और इट्स पार्ट्स इज नोन एज व्हाट? ल्यूब्रिकेशन। मशीनों पर स्नेहक लगाने की प्रक्रिया को स्नेहन कहा जाता है, ल्यूब्रिकेशन कहा जाता है। तो मशीनों पर ल्यूब्रिकेंट्स अप्लाई करने की प्रक्रिया ल्यूब्रिकेशन कहलाती है। और ल्यूब्रिकेंट्स क्या है? तो ल्यूब्रिकेंट्स आर सब्सटेंसेस लाइक ऑयल एंड ग्रीस एटसेट्रा एंड दे हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन बाय फॉर्मिंग अ थिन लेयर बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ मशीन। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ल्यूब्रिकेंट्स जो है वो फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करता है, ल्यूब्रिकेशन फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करता है, तो आपने देखा कि भाई जो फ्रिक्शन की वजह होती है वो क्या होती है। तो आपने कहा कि भाई जो सरफेसेस होते हैं ऐसे तो आपको स्मूथ दिख रहे हैं, जैसे ये भी सरफेस आपको स्मूथ दिख रहा है, लेकिन जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें आपको इरेगुलरिटीज मिलेंगी, अनियमितताएं मिलेंगी, खुरदुरापन महसूस होगा। और ये दो सरफेस जब एक दूसरे पर रखा हो जाता है और इसे चलाने की कोशिश की जाती है तो ये जो खुरदुरापन है एक दूसरे में इंटरलॉक्ड हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन का जन्म होता है। ल्यूब्रिकेंट्स अप्लाई करने से क्या होता है कि इन दो सरफेस के बीच एक लेयर आ जाती है, किसकी? ल्यूब्रिकेंट्स की, और इससे जो खुरदुरापन है वो भर जाता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में मदद मिलती है। बात आ रही है समझ में? तो ल्यूब्रिकेंट्स आर सब्सटेंसेस लाइक ऑयल एंड ग्रीस एटसेट्रा, दे हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को खत्म नहीं कर सकता, रिड्यूस, देखो बार बार मैं बोल रहा हूं इस शब्द को, रिड्यूस। फ्रिक्शन को आप कंप्लीटली वैनिश नहीं कर सकते, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। कैसे? अगर पूछा जाए कि ल्यूब्रिकेंट्स फ्रिक्शन को कैसे खत्म करता है, तो दोनों सरफेस के बीच एक थिन लेयर बना देता है ना, जिसकी वजह से इरेगुलरिटीज जो है वो खत्म हो जाती हैं और फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो स्नेहक तेल और ग्रीस आदि जैसे पदार्थ होते हैं,
वे मशीन के विभिन्न भागों के बीच एक पतली फिल्म बनाकर, एक पतली परत बनाकर घर्षण को कम करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं। सो जरूरी है इन पॉइंट्स को देखना, है ना। तो ल्यूब्रिकेंट्स के बारे में सिंपल याद रखना है कि ल्यूब्रिकेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो फ्रिक्शन को कम करते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स लगाने की जो प्रक्रिया है वो ल्यूब्रिकेशन कहलाती है। ल्यूब्रिकेंट्स फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करते हैं, तो दो सरफेसेस के बीच एक थिन लेयर बना देते हैं, जिससे क्या होती है, फ्रिक्शन कम हो जाती है। नूर क्लियर है? कौशल्या, रानी, फरीदा, मालिक, नहीं समझ में आ रहा है? सरफेस क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। ये जो अनियमितताएं हैं वो भर जाएंगी इससे। जैसे इस पे आपने ये मान लिया ये सरफेस और सरफेस पर ये खुरदुरापन है, इस पे आपने ग्रीस अप्लाई किया, ये ग्रीस अप्लाई किया तो ये भर जाएगा, इससे सरफेस कैसा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए ना, हो गया कि नहीं होगा? देखो तो ये भर गया सारा, जो भी गड्ढा वगैरह था इस ग्रीस से भर गया, सरफेस कैसा हो गया, स्मूथ हो गया। क्लियर है? ओके। तो पहला जो था वो था कि हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, द यूज ऑफ व्हील्स, व्हील का जो इस्तेमाल है वो भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो व्हील का जो इस्तेमाल है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। व्हील जो है वो इंटरलॉकिंग को कम करेगा। देखो, तो यूज ऑफ व्हील्स ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, पहियों का इस्तेमाल भी घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। तो एक है ल्यूब्रिकेशन करके, दूसरा है पहियों का इस्तेमाल करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड में मूव कर रही है, जैसे जैसे कि हवा में मूव कर रही है, पानी में मूव कर रही है, तो आपने देखा होगा कि फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में हमने कहा कि फ्लूइड फ्रिक्शन किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो ऑब्जेक्ट के स्पीड पे निर्भर करता है। ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कम है तो फ्लूइड फ्रिक्शन कम लगेगा, हवा का झोंका आपको कम महसूस लगेगा। जब आप हल्के हल्के बाइक चला रहे हैं तो आप अपनी स्पीड तेज करते हैं तो हवा का जो है प्रतिरोध आपको साफ नजर आएगा, लगेगा उधर से कोई जो है वो आपको पुश कर रहा है पीछे की तरफ, है ना। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ना, फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ता है। तो बॉडी को एक स्पेशल शेप दिया जाता है ताकि फ्लूइड फ्रिक्शन कम हो सके। आप हवा में कोई चीज जा रही है, जैसे कि एरोप्लेन जा रहा है, काफी स्पीड से जाती है, तो एयर रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाता है। आपने देखा होगा उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से आग भी लग सकती है, इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है कि। तो बॉडी को एक स्पेशल शेप दिया जाता है, इस तरह का शेप, जिस तरह से मछलियों का शेप होता है ना, ये हवा को ऐसे काटती हुई चलती है। इस शेप को बोला जाता है स्ट्रीम लाइन शेप। तो भाई फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो बॉडी मूव कर रही है उसको एक विशेष आकार दिया जाता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन शेप, है ना। तो किसी वस्तु का धारा रेखीय आकार घर्षण को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो क्या क्या कर सकते हैं हम, लिब्रिकेंट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हो कि कौन फ्रिक्शन को कम, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का उपाय है या कौन फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का उपाय नहीं है। तो ये तीन हो गए। पहला क्या हो गया कि स्नेहक का इस्तेमाल करेंगे, ऑयल ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, व्हील का इस्तेमाल करेंगे फ्रिक्शन को कम करने के लिए। जैसे भाई लकड़ी का क्या है, एक गुटका है यहाँ पे बहुत बड़ा सा, एक ब्लैक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, इसको आप ऐसे पुश कर रहे हो हाथ से ऐसे, और आप क्या करो कि इस लकड़ी के गुटके के नीचे छोटी छोटी ऐसे लकड़ियां रख दो गोल गोल सा। अब इसको खिसकाओ तो जल्दी खिसक जाएगा कि नहीं खिसक जाएगा। ये जो लकड़ी के छोटे छोटे गोल गोल से जो मतलब गोले हैं उसको नीचे आप रख दो तो ये व्हील का काम करेगा, तो ये आसानी से ऐसे खिसक जाएगा। तो व्हील भी जो है ना वो फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है। स्ट्रीमलाइन शेप भी फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। बॉल बियरिंग का इस्तेमाल कीजिए। मशीन के जो पार्ट्स हैं उसमें बॉल बियरिंग का जब हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, तो बॉल बियरिंग में क्या होता है कि इस तरह से बीच बीच में छोटे छोटे गोलियां होती हैं, है ना, जो ऐसे घूमती है, इसको बॉल बियरिंग कहते हैं। तो फ्रिक्शन को यूज करने के लिए हम लोग बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। मशीन पार्ट्स के बीच बॉल बियरिंग का इस्तेमाल भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो मशीन के पुर्जों के बीच बॉल बियरिंग का इस्तेमाल घर्षण को कम करने में बहुत मदद
करता है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ना, रोलिंग फ्रिक्शन जिसको हम लोटनिक घर्षण बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से यानी सर्पी घर्षण से क्या होता है, कम होता है ना। सबसे ज्यादा होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, है कि नहीं, रोलिंग फ्रिक्शन। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और तरीका होता है कि हम क्या करते हैं कि पाउडर वगैरह छिड़क कर भी क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, है ना। जैसे आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप कि भाई ये गोटियां हैं और यहाँ पे आपने पाउडर छिड़क दिया। अब आप देखोगे कि गोटियां जो है वो धीरे धीरे मूव कर रही थी, पाउडर छिड़कने से क्या हो रहा है कि वो तेजी से मूव करेंगी। कैरम की जो गोटियां होती है वो तेजी से क्या होती हैं, मूव करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है। एक लेयर आ गई पाउडर की, है ना, ये जो आपके पास हैं और ये जो कैरम बोर्ड का सरफेस उसके बीच ये जो पाउडर है ना, एक लेयर बना देता है। तो पाउडर का इस्तेमाल भी हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए कर सकते हैं। तो ढोलक पर पाउडर छिड़कने से क्या हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है। कैरम बोर्ड आप खेल रहे हैं, वहां पे आपने पाउडर छिड़क दिया है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। ये जो है कैरम की जो गोटियां हैं वो बिल्कुल आसानी से मूव करेंगी। तो ये सारे तरीके हमें याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो बॉल बेयरिंग का जो इस्तेमाल है वो फ्रिक्शन को क्या करता है, कम कर देता है। इसके बीच आपने ऑयल और ग्रीस डाल दिया तो और कम हो जाएगा। इसमें ग्रीस डाल देते हैं, देखा होगा, तो ग्रीस डालने से और कम हो गया, ठीक है। तो ऑयल और ग्रीस डाल के हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिशिंग सरफेस दैट कम इन कांटेक्ट विद वन अनदर। वो सरफेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं उसको पॉलिश कर देंगे। तो पॉलिश कर देने से क्या होते हैं, सरफेसेस स्मूथ हो जाते हैं। तो सरफेस को पॉलिश करके भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऑयल ग्रीस डाल सकते हैं, यानी लुब्रिकेशन के द्वारा हम कर सकते हैं फ्रिक्शन को कम। तो ये सारे तरीके आपको बस एक बार दिमाग में सेट कर लेना है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के क्या क्या तरीके हैं। लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हील का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप दे सकते हैं बॉडी को। उसके बाद हम जो है बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद हम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर जो है जो सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं उसकी पॉलिशिंग के द्वारा भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके आपको याद रखने चाहिए, ठीक है जी। तो घर्षण को कम करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आने वाले सतहों को पॉलिश कर दिया जाता है। सतह को पॉलिश करने से जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो कम हो जाती हैं और इस तरह से सतह चिकनी हो जाती है और फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो ये कुछ तरीके थे जिन्हें आपको याद रखना है, फ्रिक्शन को कम करने के कुछ तरीके थे। थर्ड पॉइंट क्या था बच्चे, थर्ड पॉइंट था स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप है ना, मतलब किसी भी बॉडी को मछली के जैसा आकार आप दे देते हो तो ये शेप कहलाता है स्ट्रीमलाइन शेप। जैसे आपने देखा होगा पनडुब्बियों को ऐसा ही आकार दिया जाता है, हवाई जहाज को ऐसा ही आकार दिया जाता है, आगे में पतला और पीछे इस तरह से मोटा हुआ, बीच में फिर पतला हो गया, फिर ऐसे हो गया। तो ये शेप कहलाता है स्ट्रीमलाइन शेप, धारा रेखीय आकार, स्ट्रीमलाइन शेप। आपने देखा नहीं कि पनडुब्बी का आकार ऐसा ही बनाया जाता है, कुछ मछलियों जैसा। हवाई जहाज का आकार ऐसा ही बनाया जाता है, शिप आगे की तरफ ऐसे रहती है ना पतली सी, ताकि वो पानी को चीरता हुआ आगे बढ़े, हवा को चीरता हुआ आगे बढ़े। तो इस शेप को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप, है ना, जिस तरह से जहाजों का आकार होता है। पिछली क्लास में भी इसको डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। तो ल्यूब्रिकेशन का मतलब होता है कि भाई ऑयल और ग्रीस डाल देना। ऑयल और ग्रीस डालने से क्या होता है कि जो संपर्क में आने वाली सतहें हैं, जो सरफेसेस इन कांटेक्ट है, उनके बीच एक पतली लेयर आ जाती है किसकी, इस ल्यूब्रिकेंट की, जो फ्रिक्शन को क्या करता है, कम कर देता है। अब देखिए जहां पर फ्रिक्शन घटाना है वहां पे तो हम फ्रिक्शन को घटा देंगे, जहां पर हमें फ्रिक्शन घटाने से फायदा हो रहा है वहां पे हम फ्रिक्शन को घटा देंगे। लेकिन जहां पर हमें फ्रिक्शन फायदा दे रहा है
जहां पर फ्रिक्शन हमें हेल्प कर रहा है वहां पर हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के तो तरीके आपने देख लीजिए कि जहां पर हमें फ्रिक्शन नुकसान पहुंचा रहा है वहां पे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे, और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के कुछ तरीके आपके सामने हमने यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन जहां पर फ्रिक्शन हमें हेल्प कर रहा है, जहां पर हमें फ्रिक्शन से फायदे हैं, वहां पर हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे, फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे। जैसे चलने में हमें क्या करता है, फ्रिक्शन मदद करता है, चलने में फ्रिक्शन मदद करता है, तो यहाँ पे हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपने अभी घर में कोई पानी टाइल्स पे डाला हुआ है तो आप फिसल पड़ते हैं, क्यों, फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो टाइल्स वगैरह ज्यादा चिकनी नहीं होनी चाहिए, खास करके जो टॉयलेट बाथरूम की जो टाइल्स होती हैं वो थोड़ी खुरदुरी रखी जाती है ताकि फ्रिक्शन हो और बढ़िया ग्रिप हो, आदमी फिसले नहीं। पानी डालने से क्या होता है, आपके पैरों के और टाइल्स के बीच वाटर की एक लेयर आ जाती है जिससे फ्रिक्शन कम होता है, आप फिसल पड़ते हैं। आपने जो चप्पल और जूते पहने हैं उसमें इस तरह से क्या किया जाता है, मार्क्स बनाए जाते हैं, टायरों में इस तरह से मार्क्स बनाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन को क्या हो, इंक्रीज किया जा सके। जो खिलाड़ी होते हैं उसके जूतों में स्पाइक्स डाले जाते हैं, है ना, कांटेदार जूते तलवे होते हैं उनके, ताकि अच्छी ग्रिप हो, जब वो दौड़ रहे हैं तो वो फिसले ना, है ना। तो जहां पर हमें फ्रिक्शन फायदा पहुंचा रहा है वहां पे हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करना चाहिए, जहां पे नुकसान पहुंचा रहा है वहां पर फ्रिक्शन को डिक्रीज करना चाहिए। और फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के बहुत सारे तरीके हमने देखे, जैसे लास्ट में है सरफेस को पॉलिश करके, है ना, सरफेस को पॉलिश करके। ना तो जहां पर हमें फ्रिक्शन फायदा कर रहा है वहां पे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे। तो घर्षण को बढ़ाने के हमारे तरीके हैं, है ना, जैसे कि हम सरफेस को रफ बनाएंगे, मेक सरफेसेस रफ। रफनेस से क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जब हम सरफेस को रफ करेंगे तो ये जो खुरदुरापन है वो बढ़ेगा, जो अनियमितताएं हैं, जो इरेगुलरिटीज हैं वो बढ़ेंगी, और इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी, फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। सो सतहों को खुरदुरा बनाकर हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो संपर्क में आने वाली सतहों का खुरदुरापन को बढ़ाकर घर्षण को बढ़ाया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, हमने कहा था कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो दो सरफेस को जितना ज्यादा प्रेशर से आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, है ना, फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो मास बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ज्यादा प्रेशर से दो सरफेस आपस में क्या होंगे, चिपके हुए रहेंगे, तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो बाई इंक्रीजिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग, जो बॉडी मूव कर रही है उसके मास को बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक तो रफनेस को बढ़ाकर, जिस सरफेस पर ऑब्जेक्ट को चलना है उस सरफेस पर रफनेस को बढ़ा देंगे, खुरदुरापन बढ़ा देंगे, तो हमारा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा, मास को बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, मास बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा फोर्स से दबाएगा उसको। तो ये दो तरीके पहले लिखेंगे। तो कुछ परिस्थितियों में हमें घर्षण को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो जहां पर हमें घर्षण को बढ़ाने की जरूरत है वहां पे घर्षण को हम बढ़ाएंगे। पहला तरीका है सरफेस को रफ बनाकर, दूसरा तरीका है मूव करने वाले ऑब्जेक्ट के मास को बढ़ाकर, है ना। तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ये दो तरीके हो गए। तीसरा है कार, बस और ट्रक के टायरों पर मौजूद जो ट्रेड्स होते हैं, है ना, एक स्पेशल जो पैटर्न होते हैं टायरों पर, उसे ट्रेड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रेड्स, है ना, अ सीरीज ऑफ पैटर्न्स, है ना। तो उसको, उसका इस्तेमाल करके हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। सोल में, चाहे वो जूते चप्पल के सोल में ग्रूव्स, गड्ढे बनाकर हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। जूतों के तलवे में हम जो है स्पाइक्स लगा सकते हैं, है ना। ऑटोमोबाइल्स में ब्रेक शू लगा सकते हैं, ब्रेक शू लगाएंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ब्रेक शूज जो होते हैं वो खुरदुरे पदार्थ के बने होते हैं। जब ये आप पैडल प्रेस करते हैं तो ये टायर में सटते हैं, रिम, टायर के जो रिम्स होते हैं उसमें सटते हैं और फिर फ्रिक्शन होता है और ये आपकी गाड़ी, कार रुक जाती है। तो वाहनों में ब्रेक शूज का उपयोग घर्षण को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। ब्रेक शू घिस जाता है, उसको बदलवाना पड़ता है, देखा होगा। तो ये सब घर्षण बढ़ाने के कुछ तरीके हैं, ऑप्शन में रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्पेशल पैटर्न होते हैं उसको ट्रीड्स बोलते हैं।
इस तरह से गड्ढे बना दिए जाते हैं शोल्स में ताकि फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सके। तो ये कुछ तरीके हैं, देख लीजिए। तो पहला तरीका हुआ फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का, सरफेस को हम रफ बनाएंगे, मास को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। बस, कार, ट्रक के टायर्स में कुछ स्पेशल पैटर्न बना देंगे, इस तरह से फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा। ब्रेक शू का इस्तेमाल, उसके बाद जूते चप्पलों के शोल में ग्रूव्स बनाएंगे, गड्ढे बनाएंगे, जिससे बेहतर पकड़ हो सके, ग्रिप आ सके। ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन है कि वाहनों और साइकिल के ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पैड का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है? ब्रेक पैड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन होता है। क्यों किया जाता है? ब्रेक शूज, ब्रेक पैड्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो ब्रेक पैड्स आर यूज्ड टू इंप्रूव फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अलाउइंग द ब्रेक टू ऑपरेट मोर इफेक्टिवली, ताकि आपका ब्रेक बेहतर तरीके से काम कर सके। When we drive the car, the pads do not make contact with the wheel. जब हम कार को चला रहे होते हैं तो आपके जो ब्रेक पैड्स हैं वो आपके टायर व्हील को टच नहीं करते, लेकिन जब हम पैडल को प्रेस करते हैं, ब्रेक लीवर को प्रेस करते हैं, तो वो कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ता है और आपकी कार, बाइसिकल या बाइक रुक जाती है। तो ये कुछ तरीके थे जिसके द्वारा हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रिक्शन हो गया फिनिश। तो फ्रिक्शन में इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है। बताइए, शदाब अनवर, मलिक, नेहा, प्रशांत मिश्रा, कविता पांडे, सुमित कुमार झा, सना कौसर शेख, क्लियर है सबको? हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, खास करके प्रेशर वाले सेक्शन से। तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। 8th क्लास की जो टॉपिक है, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर। और आप लोगों की जो प्रैक्टिस की जो क्लास चल रही है उसमें ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। वो रहता है हमारा ट्यूसडे और थर्सडे को। ट्यूसडे और थर्सडे को जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि हम लोगों ने जो पढ़ा है क्या वही एग्जाम में आते हैं, क्या उसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये पता करने के लिए। ठीक है। तो ट्यूसडे और थर्सडे को, ये तो आपकी क्लास चलती ही चलती है, फिजिक्स वाली चलेगी, थ्योरी वाली। ये प्रैक्टिस के लिए हमारा ट्यूसडे और थर्सडे को होता है, जो क्लास लेट्स लर्न के ऐप पे हुआ करती है, सॉरी यूट्यूब चैनल पे हुआ करती है और कैरियर वेल के ऐप पे हुआ करती है। ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा पूरा लेक्चर फिर से, और आते हैं हम अगले टॉपिक पे। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर, बल एवं दाब। बल एवं दाब। तो पहले फोर्स को देख लेते हैं, फिर प्रेशर को देखेंगे, फिर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखेंगे, फिर किसी कंटेनर में कोई लिक्विड है उसके द्वारा प्रेशर को देखेंगे, गहराई बढ़ने के साथ प्रेशर का क्या होता है ना। उसके बाद और भी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो फोर्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फोर्स को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज फोर्स? बल क्या होता है? 9th के आधार पे नहीं बोलेंगे, 9th में तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम लोग बल को डिफाइन करते हैं। F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और न्यूटन का जो पहला नियम है वो हमें बल की परिभाषा देता है। तो हम न्यूटन के बारे में बात नहीं करेंगे, जो 8th क्लास में बल के बारे में जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन की हम लोग बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कौशल्या रानी, जितने लोग भी देख रहे हैं,
ठीक है। तो कल से छुट्टियां हो रही हैं कैरियर वेल की, तो कल क्लास नहीं होगी। अब जो दीपावली मतलब 4 तारीख से आपकी क्लासेस होंगी, तो उसमें जो ट्यूसडे और थर्सडे होगा उसमें आपकी क्लास होगी। फिर देखेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर महसूस होगी तो, है ना। तो फोर्स क्या होता है आप लोग बताइए। केमिस्ट्री फिजिक्स जो एनसीईआरटी कहता है फोर्स की डेफिनेशन, तो चलिए लिख ही देता हूं। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऐसा डेफिनेशन लिखा रहता है किताबों में। इज नोन एज, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, या नोन एज जो लिखना है, इज कॉल्ड क्या, फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स। ये डेफिनेशन है। अभी हम वहां पे नहीं जाएंगे, न्यूटन्स लॉ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं होगा, है ना, वहां से क्वेश्चन नहीं होगा। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, पुश मतलब खींचना, पुल मतलब धक्का देना। तो किसी बॉडी को पुश करना और या फिर पुल करने को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, है ना। तो अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्या, फोर्स। जैसे हमने क्या किया, ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0 है, कहने का मतलब क्या है, ये बॉडी रेस्ट में है। अब हमने क्या किया, इस पर एक फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से अगर ये फोर्स यानी एफ ए, एफ ए कहने का मतलब अप्लाइड फोर्स, एफ ए कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल, आरोपित बल, है ना। अगर अप्लाइड फोर्स, जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे इधर एक फ्रिक्शन का फोर्स लगने लगेगा। एफ, स्मॉल एफ मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्मॉल एफ कहने का मतलब है आपका फ्रिक्शन, बोले तो घर्षण, है ना, घर्षण। अगर आपने फोर्स लगाया है और ये फोर्स फ्रिक्शन के फोर्स से अधिक हुआ, शर्त क्या है, अधिक हुआ, फ्रिक्शन के फोर्स से अधिक हुआ ना, तो ये जो बॉडी है वो इस दिशा में मूव करने लगेगी, इस दिशा में गति करने लगेगी। तो ये पुश हुआ। तो अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज व्हाट, फोर्स। आपने इस बॉडी को ऐसे पुश किया, मतलब आपने क्या किया, फोर्स लगाया। या फिर जैसे सपोज करो कि यहां पे पहले बच्चों, गांव देहात के जो बच्चे थे, इस तरह का खिलौना उनको मिला करता था। अब तो ऑटोमेटिक कारें हो गई हैं, और बेचारा वो बच्चा इस तरह से उसमें धागा लगाकर उसको खींचता था ऐसे, ये। तो ये जो आप ऐसे पुश कर रहे हैं, ये पुश कर रहे हैं, ये पुश हुआ। पुश मतलब धकेलना जिसको कहते हैं हिंदी में। और ये क्या हो गया, पुल, ये हुआ पुल यानी खींचना, खींचना। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज व्हाट, फोर्स। तो किसी ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, मतलब उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं। और जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो उसके मतलब स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होता है, चेंज ऑफ स्टेट होता है, अवस्था परिवर्तन होती है। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। फोर्स लगाकर बॉडी को हम मूव कर सकते हैं, फोर्स लगाकर बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, है ना। तो उसको बोला जाता है चेंज ऑफ स्टेट। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। यानी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, और मोशन में है तो उस पर फोर्स लगाकर उसको रेस्ट में ला सकता है। तो अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या खींचना, किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, कि उस पर बल लगाया गया, है ना। तो चलिए यहां पे हम लिख देते हैं इस बात को, अ फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने इस बात को मेंशन किया है। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी है एनसीईआरटी ने, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बल गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है, परिवर्तन लाता है। अच्छा, बॉडी रेस्ट में है तो भी हम कहते हैं कि रेस्ट और मोशन दोनों को हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ स्टेट, है ना। जैसे रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला दिया, मोशन में है तो रेस्ट में ला दिया। जैसे सपोज करो कि ये बॉडी जो है ये सरफेस पे रखी हुई है, बॉडी सरफेस पर रखी हुई है, इसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब बॉडी रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, विराम में है, सिंपल लिख देते हैं, बॉडी विराम में है, रेस्ट में है। अगर हम इस पर फोर्स लगाएं तो बॉडी क्या हो जाएगा, इस पर अगर हमने क्या किया है, फोर्स लगाया है, तो बॉडी किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो इसका स्टेट चेंज हुआ कि नहीं, चेंज हुआ। तो ये बॉडी रेस्ट में थी, इस पर हमने फोर्स लगाया, बॉडी रेस्ट से किस में आ गई, मोशन में आ गई, तो इसका स्टेट में चेंज कहलाएगा, है ना, कि रेस्ट से मोशन में आ गया। अब सपोज करो कि ये बॉडी चल रही है, सपोज करें आप कि ये बॉडी चल रही है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, इस बात को समझ लीजिएगा। ये बॉडी चल रही है, ये बॉडी चल रही है, किसी v वेलोसिटी से इस तरफ जा रही है, v वेलोसिटी से इस तरफ जा रही है। हमने क्या किया, इस पर ऐसे फोर्स लगाया, इस दिशा में, इस दिशा में हमने फोर्स लगा दिया ऐसे, तो बॉडी अब रुक जाएगी। यानी बॉडी थी मोशन में, बॉडी थी मोशन में, और मोशन से आ गया किस में, रेस्ट में। कैसे, फोर्स लगाने पे। तो बॉडी क्या थी, गति में थी, और बल लगाने पर ये विराम अवस्था में आ गई, तो चेंज ऑफ स्टेट हुआ कि नहीं हुआ। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है। ठीक है। दो फोर्स अगर एक ही दिशा में लग रहे हैं, जैसे मान लिया कि एक बॉडी है और इस पर एक फोर्स लग रहा है F1 10 न्यूटन का, और एक दूसरा आदमी भी उस बॉडी को फोर्स कर रहा है, इधर थोड़ा सा पतला दुबला सा आदमी है, F2 5 न्यूटन का। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, परिणामी बल जो है वो कितना होगा, और बॉडी किधर मूव करेगी। when two forces act on same direction, when two forces act on a body in same direction, तो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, परिणामी बल कितना होगा। तो जब दो बल एक ही दिशा में लगे तो परिणामी बल के लिए हम दोनों फोर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो एफ नेट यानी कुल बल, एफ नेट मतलब कितना होगा, कुल बल कितना होगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा, F1 प्लस F2 यानी 10 न्यूटन और प्लस कितना 5 न्यूटन इज इक्वल टू 15 न्यूटन। यानी यहां से बात हुई कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की जो यूनिट होती है, बल की जो इकाई होती है, याद रख लीजिएगा, बल की इकाई होती है न्यूटन, बल की जो इकाई होती है वो होती है न्यूटन, डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। और अगर किसी नाम को हम इकाई में यूज करते हैं तो उसको स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। न्यूटन हम कैसे लिखेंगे, नाम है तो कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, लेकिन किसी नाम को एज अ यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। तो 15 न्यूटन। यानी जब दो बल किसी वस्तु पर समान दिशा में आरोपित हो रहे हैं, किसी वस्तु पर दो बल समान दिशा में आरोपित हो रहे हैं, तो परिणामी बल या कुल बल या एफ नेट फोर्स क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा। लेकिन जब दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगते हैं, अच्छा बॉडी किधर मूव करेगी,
बॉडी के मोशन का डायरेक्शन किधर होगा? बॉडी इधर मूव करेगी, कितने बल से? 15 न्यूटन के फोर्स से इस दिशा में मूव करेगी, बल की दिशा में मूव कर रही है। इसका मतलब बॉडी किधर मूव करेगी? जिधर रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स की दिशा में बॉडी मूव करेगी, है ना। एफ नेट जिधर लग रहा होगा, परिणामी बल इधर लगेगा ना, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो बॉडी 15 न्यूटन के फोर्स से इस दिशा में क्या करेगी? मूव करेगी। व्हेन टू फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दो बल किसी वस्तु पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। जैसे सपोज करो कि ये कोई बॉडी है माय डियर फ्रेंड्स, और इस पर एक बल लग रहा है F1 10 न्यूटन का, और इधर लग रहा है F2 5 न्यूटन का। तो F नेट यानी रिजल्टेंट फोर्स, कुल बल कितना होगा? और बल की जो दिशा है वो किधर होगा? कुल फोर्स किधर होगा? बल की दिशा, एफ नेट जिधर होगा उधर ही बॉडी मूव करेगी माय डियर फ्रेंड्स, उधर ही बॉडी मूव करेगी। तो जब दो फोर्स विपरीत दिशा में लगते हैं तो कुल बल जो हो जाएगा दोनों का माइनस हो जाएगा, F1 माइनस F2। तो F1 कितना है? 10 न्यूटन, F2 कितना है? 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स हो गया। किधर लगेगा ये? किधर लगेगा? तो जिधर बड़ा वाला बल लग रहा है, मतलब बॉडी इधर को जाएगी, कितने फोर्स से? 5 न्यूटन के फोर्स से इस दिशा में जाएगी, 5 न्यूटन के फोर्स से इस दिशा में जाएगी जिधर बड़ा वाला बल होगा। सो नेट फोर्स जो होगा वो 5 न्यूटन का होगा, है ना। और बॉडी इस तरफ जाएगी, बॉडी इस तरफ जाएगी, है ना। आ रही है बात समझ में? लेकिन अगर हमने कहा कि ये कोई एक बॉडी है, ये कोई एक बॉडी है और इस पे दो बल लग रहे हैं विपरीत दिशा में, 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है विपरीत दिशा में। फोर्स बराबर है, फोर्स क्या है? बराबर है। ओके, फोर्स बराबर है, मतलब जो एफ नेट होगा कुल बल होगा, एफ नेट कुल बल, या परिणामी बल भी बोल सकते हैं इसको, या परिणामी बल कितना होगा? तो F1 माइनस F2 होगा, F1 माइनस F2। तो कितना हो गया बताइए? ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन बराबर 0। तो एफ नेट हमारा हो गया 0, एफ नेट हो गया हमारा 0। बॉडी जो है वो किधर मूव करेगी? तो आप कहेगा सर बॉडी जो है वो रेस्ट में रहेगी, विराम रहेगी, इधर भी मूव नहीं करेगी। जैसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाता है कि क्या कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन रहता है इसका। हम क्वेश्चन लेंगे प्रैक्टिस वाले सेशन में। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है? उस पे कोई बल लग रहा है, कोई बल नहीं लग रहा है, नेट फोर्स उस पे 0 है ना। तो उत्तर क्या होगा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस पे कोई बल नहीं लग रहा है। ये नहीं बोल सकते आप। बॉडी रेस्ट में है इसका मतलब ये नहीं है कि उस पे कोई बल नहीं लग रहा है, हो सकता है उस पे बल लग रहा हो लेकिन ये बैलेंस्ड फोर्स हो, है ना, बैलेंस्ड फोर्स हो। जितना बल इधर से लग रहा है उतना ही बल इधर से लग रहा हो। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पे कुल कितने बल लग रहे होते हैं? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर कुल कितने बल लग रहे हैं, है ना। ये दोनों फोर्स तो कैंसिल हो गया एक दूसरे का, रिजल्टेंट फोर्स कैंसिल हो गया। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस पर कोई बल नहीं लग रहा होगा। अगर कोई बॉडी है और किसी सरफेस पे रखी होती है तो उस पर दो बल लग रहे होते हैं। एक है F इज इक्वल टू mg, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का बल।
पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है एक बल से, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू होती है बॉडी का जितना द्रव्यमान है, और वहां पर जी की जो वैल्यू होती है ना। और ये जो बॉडी सतह पे रखी हुई, ये सतह इस बॉडी के ऊपर एक वो फोर्स लगाती है जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, है ना, जिसको एन से डिनोट करते हैं, प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पर रेस्ट में रखी हुई है, इसका मतलब है कि जितना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उतना ही बल लग रहा है, ये सतह इसके ऊपर लगा रही है। दोनों क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, तो बॉडी किधर भी मूव नहीं कर रही है। तो ये सवाल बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि भाई यहाँ पे अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर कितने बल लग रहे हैं, तो ये 2 बल लग रहे होते हैं, और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो बॉडी क्या है, रेस्ट में बनी हुई है। ठीक है। तो अगर 2 फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं एक दूसरे के, और बॉडी मूव नहीं कर रही होती है, तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, है ना। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। और अगर एक बल ज्यादा है दूसरा बल कम है, तो बॉडी किसी ना किसी दिशा में मूव करेगी, तो वो फोर्स कहलाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। आ रही है बात समझ में। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, बल के प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, बल क्या क्या कर सकता है बताइए। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, बल के प्रभाव। जब क्वेश्चन लेंगे तो अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन से क्लियर होंगे। बल के प्रभाव, बल क्या क्या कर सकता है, किसी वस्तु पर जब हम कोई बल लगाते हैं तो वो क्या क्या उसका इफेक्ट हो सकता है। तो आपने कहा कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। मतलब यह है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, विराम अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ला सकता है, और कोई वस्तु अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है ना। गतिशील है तो उसको विराम अवस्था में ला सकता है। यह है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, है ना। तो एक फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है, यानी रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है। एनसीईआरटी लिखता है कि बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला देना या मोशन से रेस्ट में ला देना, ये कहलाता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, है ना, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए दूसरा बताइए, दूसरा क्या कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए एनसीईआरटी ऐसे ही लिखता है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। जैसे आप एक रबर के बैंड को स्ट्रेच करते हैं, एग्जांपल स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड।
रबर बैंड को खींचना। तो रबर बैंड को खींचने पर उसका शेप चेंज करता कि नहीं करता? मिट्टी है, मिट्टी को आप फोर्स लगाकर दबा कर देते हैं, उसका शेप चेंज करेगा कि नहीं करेगा? मिट्टी को हम उस पर फोर्स लगाकर, इधर ले, फोर्स लगाकर जो है, हाँ, फोर्स लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उसको मूर्ति में ढाल सकते हैं। कितनी खूबसूरत 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 मूर्तियां बना दी जाती हैं मिट्टी का इस्तेमाल करके, है ना? तो फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, आकृति में परिवर्तन कर सकता है, शेप में परिवर्तन कर सकता है। रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे, उसका शेप चेंज कर जाएगा, है कि नहीं? तो दूसरा है, पहला क्या है कि भाई स्टेट को चेंज कर सकता है, मतलब रेस्ट है तो मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रही है, उसको ऐसे फोर्स लगाकर रोक दीजिए, रुक जाएगी, है कि नहीं? जैसे कार चल रही है तो आप क्या करते हैं, ब्रेक पैडल अप्लाई करते हैं तो उस पर फोर्स लगता है और वो बॉडी रुक जाती है कुछ देर के बाद। साइकिल, बस इत्यादि। कोई बात नहीं है, दिख जाओगे, दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अकेले हो आज क्या? सब छुट्टी पे चले गए? किचन वगैरह सब में कोई नहीं है? कुछ खाने को नहीं मिलेगा आज? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा। हम्म, बात आ रही समझ में? नॉर्मल में नहीं मिलती, माइक्रोस्कोप से देखोगे स्मूथ सरफेस है तब दिखेगी आपको। तो हमने कहा कि भाई जो है वो शेप को चेंज कर सकता है। तीसरा, स्पीड को चेंज कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है। फोर्स स्पीड को चेंज कर सकता है। जैसे कोई साइकिल चला रहा है, अपनी गति से जा रहा है, आप उसको पीछे से धक्का दे रहे हो तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, पीछे से खींच ले रहे हो उसकी स्पीड घट जाएगी, है कि नहीं? तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बल जो है वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है। यानी परिवर्तन लिख दे रहा हूं, घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, तो परिवर्तन लिख दे रहा हूं, चाल में परिवर्तन ला सकता है, चाल में परिवर्तन ला सकता है, चाल में परिवर्तन ला सकता है। ओके, और बताइए, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिशा में परिवर्तन ला सकता है कि नहीं? दिशा में परिवर्तन ला सकता है। A force can change the direction of an object, my dear friends. A force can change the position of an object. Position में चेंज ला देगा। फोर्स लगेगा तो मोशन में आएगा, तो जब मोशन में आएगा तो पोजीशन तो चेंज कर जाएगा। A force can change the position of an object. Can change the position of an ऑब्जेक्ट। वो उसी में शामिल है पर अलग से लिख दिया हूं, है ना? तो वस्तु के पोजीशन को चेंज कर सकता है ना, स्थिति को चेंज कर सकता है, वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर सकता है। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, है ना? ये सब फोर्सेस के इफेक्ट्स हैं। ठीक है जी, आरुषि, रनौत, रिचा ठाकुर, निहारिका सिंह, छाया साहू, अनु, सुहाषनी, स्वामी, जितने लोग भी लाइव हैं, आ रही है बात समझ में?
यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? चंचल पटेल बताइए। आदित्य साहब, चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे, ठीक है। बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बिल्कुल एनसीईआरटी को पकड़ के चलेंगे हम लोग, जैसा जैसा एनसीईआरटी में वैसे ही पढ़ रहे हैं। बल के प्रकार, तो बल दो प्रकार के होते हैं, लिखेंगे इट इज ऑफ टू टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? फोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, या फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स, दो लिखना है। दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यहां से देखो क्वेश्चन हमेशा रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल। एनसीईआरटी हिंदी में ऐसा लिख दिया, ऐसे संपर्क लिख दिया, ऐसे नहीं लिखा था मुझे जहां तक लगता है। संपर्क ऐसे लिखा रहता है, पर एनसीईआरटी हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है संपर्क बल। मैं ऐसे ऊपर वाला लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, संपर्क बल। और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए संपर्क ऐसे लिखा रहता है या ऐसे लिखा रहता है, ये तो हिंदी वाले बता सकते हैं कि कौन वाला सही है। मुझे लगता है ये वाला सही है, संपर्क। पर एनसीईआरटी ने हिंदी में ऐसे लिख रखा है संपर्क बल। केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद बायोलॉजी कर देंगे। या आप कहिएगा तो पहले बायोलॉजी ले लेंगे, उसके बाद फिजिक्स। पर बेटर लग रहा है कि अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाद में इसके बाद हम बायोलॉजी शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, डेफिनेशन तो आपको समझ में आता होगा कि द फोर्स विच एक्ट्स व्हेन बॉडीज आर इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट, जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में हो और तब बल लग रहा हो, ये कहलाता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिसमें वस्तुओं का संपर्क में आना लाजमी नहीं है, जरूरी नहीं है। वस्तु दूर में है लेकिन फोर्स लग रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कॉन्टैक्ट में नहीं है फिर भी फोर्स लग रहा है। लेकिन वो फोर्स जिनके लिए कॉन्टैक्ट लाजमी है, कॉन्टैक्ट जरूरी है, बिना कॉन्टैक्ट में आए हुए वो फोर्स लगेगा ही नहीं, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो एग्जाम्पल आप देखिए, डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे। एग्जाम्पल बताइए कॉन्टैक्ट फोर्सेस का कौन कौन सा है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जाम्पल पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में तो आ गया आपका भाई साहब एक फ्रिक्शन, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, घर्षण पढ़ा है ना। जब तक वस्तु कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा घर्षण का बल लगेगा क्या? ये भी तो बल ही है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गए। उसके बाद आपके हो गए मस्कुलर फोर्सेस, मस्कुलर फोर्स, पेशी बल या पेशीय बल बोल सकते हैं। जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं मसल्स के द्वारा, कोई घोड़ा गाड़ी खींच रहा है, बैल गाड़ी खींच रहा है, हम लोग किसी वस्तु को उठाकर यहां से यहां लाकर रख दिए, ये क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो वह फोर्स जो कांटेक्ट में आने पर ही लगता है, उसके लिए कांटेक्ट लाजमी है, उसको क्या बोलते हैं? फिर मतलब कांटेक्ट फोर्स। लेकिन जिसके लिए कांटेक्ट लाजमी नहीं है, ये दूर से भी लग सकता है ये बल, उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर विद्युत बल। दो चार्ज रेस्ट में है और एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का बल, गुरुत्वाकर्षण का बल। हर वस्तु को पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है एक बल से, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो अब इन फोर्सेस के बारे में देखो, फ्रिक्शन के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। मस्कुलर फोर्स जो हम लोग लगा रहे हैं, मसल्स के द्वारा लग रहा है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में देखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आप लोगों की क्लास भी होती है इसमें। नॉन कांटेक्ट में मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया। करीना सिंह ने बोला, फहीम ने बोला मैग्नेटिक फोर्स, बिल्कुल सही है। नॉन कांटेक्ट में आ गया ग्रेविटेशनल, पीना रानी ने कहा यस यस वेरी गुड। आरुषि ने बोला ग्रेविटेशनल। तो इतने आ जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज जब रेस्ट में है ना, एक दूरी पे दो चार्ज रखे हुए, दो आवेश एक निश्चित दूरी पे रखे हुए, तो उन दोनों के बीच जो बल लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब चार्ज रेस्ट में है और बल लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट के बीच लगने वाला फोर्स, नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन, साउथ साउथ में रिपल्शन, नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन, है ना। उसी तरह से जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो ये दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर दोनों का हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ये हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स होता है, लेकिन ये दोनों अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो ये दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है जी। तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, और दिवाली का की जो ये रोशनी है वो आपकी जिंदगी में रोशनी लेकर आए, और ऐसी शुभकामना के अगली दिवाली में जो है आप लोगों के पास एक जॉब हो। इन नेक ख्वाहिशात के साथ और इन आरजुओं के साथ आज के क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाती है, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की बात करेंगे और प्रेशर को भी हम डिस्कस करेंगे। किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। तो दिवाली के बाद मुलाकात होगी 4 तारीख को, है ना। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।